जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो उसको खत्म करने के प्रोसेस में इस वीडियो में हम कंसीडर करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जब मैं बात करता हूँ सीबीएसई के 1 मार्क क्वेश्चन के बेस पे या एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस के ऊपर। ठीक है, तो कुछ चीजें मुझे ध्यान रखनी है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा वाइटल होगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कि कितना सिलेबस या कितना पोर्शन नेशनल इनकम यूनिट से पूछा जाता है एग्जाम में सीबीएसई के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। तो वो चीजें मुझे इस चैप्टर में वीडियो में क्या करनी है, खत्म करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे दिए गए। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, ग्रीन जीडीपी और जीडीपी डिफरेंट। ये वो पॉइंट्स हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। या मैं कहूं कि इनमें से एक पॉइंट जो आपको कंसीडर करना, मान के चलना पड़ेगा कि वो आपके एग्जाम में आपको मिलना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से पहले खत्म करते हैं, जिसको सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मेरे पास 2 ईयर मैंने कंसीडर किए हैं, 2011 को लिया, 2012 को लिया। जैसे हम बात करते हैं जीडीपी को मेनली हम कंसीडर करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो मान लेता हूं यहाँ पे मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग था 2011 में, अगर मैं बात करूं 2011 और 2012, यहाँ पे जो टोटल आउटपुट था मेरा वो था कितना, 100 यूनिट्स, और जो प्राइस था वो कितना था, 10। तो टोटल जीडीपी का वैल्यू कितना होगा, मान लेता हूं 1000। ठीक है, 2012 में क्या हुआ कि आउटपुट क्या है आपका 100 है, लेकिन प्राइस आपका बढ़ के कितना हो गया 20, और आपका जीडीपी का वैल्यू कितना हो गया 2000। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है जहां मैंने लिखा है कि 2011 में आउटपुट कितना था 100 यूनिट्स और प्राइस कितना था मेरा 10 रुपीज पर यूनिट। तो टोटल जीडीपी का वैल्यू कितना था मेरा 1000 रुपीज, मान के चलता हूं उसको। ठीक है, 2012 में क्या हुआ कि आउटपुट मेरा कांस्टेंट रहा 100 पे, लेकिन प्राइस जो 10 था वो 10 से कितना हो गया 20, और जीडीपी का वैल्यू कितना हो गया 2000। ठीक है, अब इस एग्जांपल से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बेसिकली जो हमने 11 या मैं बात करूं 11th क्लास की बात करें, 9th और 10th की हम बात करें, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हमने अगर वहां पे कंसीडर किया हो तो वहां पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आता है जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना है। मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर कंसीडर करता हूं तो मैं यहाँ पे बात करता हूं भैया देयर मस्ट बी ए प्रोलॉन्ग्ड डेवलपमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, यानी एक दीर्घकालीन जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम क्या होनी चाहिए, उनकी इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर है चीज, दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि सीधे सीधे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड की बात करो, वो अगर इंप्रूव हो रहा है मींस दे आर गेटिंग good quality of education, good quality of health facility, good quality of infrastructure. In that case I can say that the economy is getting development on the basis of economic development. लेकिन हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब भैया whenever there is a inflow, that means enhance in the inflow of goods and services in the economy. यानी सिंपल सी बात है कि जब भी आपकी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, यानी उनका जो फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है, इनहेंस हो रहा है, that is the indication of economic growth. लेकिन मुझे ध्यान रखना है economic growth does not mean that it is also an indication of economic development. Economic development mainly based है किसके ऊपर, living standard of the people. ठीक है, economic growth भैया गुड्स और सर्विसेज का फ्लो अगर बढ़ रहा है, that means economic growth आप कर रहे हो। अब गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में चाहे वो कंज्यूमेबल गुड्स हो, चाहे वो वॉर गुड्स हो, चाहे वो सिविल गुड्स हो, चाहे वो वेपन्स वगैरह, एनिमेशन वगैरह, ये। ठीक है, तो ग्रोथ में तो क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, दैट्स इट, दैट इज कंफर्टेबल कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब उस गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में कौन से गुड्स आए, कौन से सर्विसेज आए, लिविंग स्टैंडर्ड से बिलोंग करते थे, नहीं करते थे, सीधे बेनिफिट मिलता था, नहीं मिलता था, इकोनॉमिक ग्रोथ में इन चीजों को कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन जब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं केवल उन सिविल गुड्स की बात करूंगा जिनका एक ह्यूमन बीइंग से सीधा कनेक्शन है, जिनके कंजम्पशन से ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्टैंडर्ड या लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंप्रूव होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस एग्जांपल में कंसीडर करने की कोशिश करूंगा, इस एग्जांपल से आइडेंटिफाई करूं कि वेदर इट इज ए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, तो जीडीपी में इंक्रीज तो हुआ है, यानी 2011 में केवल 1000 वैल्यू था जीडीपी का, और 2012 में जीडीपी का वैल्यू कितना होगा 2000। लेकिन क्या इस जीडीपी से जो इंक्रीज हुई या जीडीपी जो बढ़ गई 1000 रुपीज से, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ? यानी सिंपल सी बात है कि प्रोडक्शन आपका चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्शन केवल क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। ये जो जीडीपी आपकी इंक्रीज है इसका क्रेडिट जाता है प्राइस में इंक्रीज होना। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने के कारण जो जीडीपी बढ़ी है वो जीडीपी क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के इंप्रूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ना यानी किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो उसको आप ये कैसे कह सकते हो कि इन्फ्लेशन के साथ साथ
लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है। तो जब मैं बात करता हूं करंट ईयर के प्राइस के बेस पे, यानी अगर मैं बात करूं केवल और केवल जीडीपी इंक्रीज हुआ किसके बेसिस पे, प्राइस में इंक्रीज होने के बेसिस पे, या फिर टेक्निकल वे में मैं कहूं कि जीडीपी एट करंट प्राइस दैट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है चीज? यानी नॉमिनल जीडीपी स्टैंड फॉर जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी नॉमिनल जीडीपी को अगर मैं इंडिकेटर के तौर पे यूज करूं डेवलपमेंट के, तो ये हो सकता है कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई हो प्राइस के कारण, या हो सकता है वहां पे इंक्रीज किसमें हो, आउटपुट में। अगर आउटपुट में इंक्रीज हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्राइस के इंक्रीज होने के कारण आपकी जीडीपी बढ़ी है तो जीडीपी ग्रोथ तो होगी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पे कंसीडर नहीं करूंगा, यानी उसको मैं नॉमिनल जीडीपी ही मानूंगा, जीडीपी एट करंट प्राइस के ऊपर मैं उसको कंसीडर करूंगा। यानी यहाँ पे जो जीडीपी क्या है करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगी, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, करंट ईयर के प्राइस जो है उनका करंट ईयर का जो प्राइस मार्केट में, उसके बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगा, नॉमिनल जीडीपी, यानी जीडीपी है करंट ईयर के प्राइस के बेसिस पे क्या होगी, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब बात करता हूँ रियल जीडीपी। अब इस रियल जीडीपी को अगर मैं समझू इसी एग्जांपल से, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं प्राइस क्या रखता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आउटपुट बढ़ा देता हूँ कितना, 200। तो यहाँ पे अभी भी क्या है, जीडीपी। लेकिन अगर इस एग्जांपल में बात करूं, पहले क्या था, कांस्टेंट था आउटपुट, जीडीपी बढ़ी थी केवल प्राइस में इंक्रीज होने का, लेकिन यहाँ कांस्टेंट क्या है, प्राइस है, और जीडीपी बढ़ी है किसके कारण, आउटपुट बढ़ने का। यानी अब जो आउटपुट पहले 100 यूनिट था वो कितना हो गया, 200, और जीडीपी का वैल्यू कितना हो गया, 2000। अब अगर इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे जो जीडीपी इंक्रीज हो रही है उसका मतलब क्या है कि आपका इनपुट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, जो प्रोडक्शन है वो क्या है, वो बढ़ा है, यानी आउटपुट आपका क्या है, बढ़ा है, प्रोडक्शन आपका बढ़ा है, कमोडिटी का ज्यादा प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का आपने किया है। तो ये जो जीडीपी है इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे, पिछली बार प्राइस कितना था 10 और अभी भी क्या है 10। तो जब जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे, कांस्टेंट प्राइस के बेसिस पे, ठीक है, या मैं कहूं कि बेस ईयर के प्राइस के बेसिस पे जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो वो जीडीपी क्या कहलाती है, रियल जीडीपी। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। नॉमिनल जीडीपी का मतलब भैया जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, ठीक है, और रियल जीडीपी का मतलब क्या है कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। यानी रियल जीडीपी की अगर बात करूं तो इसको मैं एज ए इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट यूज कर सकता हूं, क्योंकि यहां केवल और केवल अगर जीडीपी इंक्रीज हुई है रियल जीडीपी के केस में, तो इट इज ओनली पॉसिबल बाय वे ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द आउटपुट। ठीक है, ये एग्जांपल से समझ में आ गया। तो अब अगर मैं बात करूं कि दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ मुझे याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है कि जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, और अगर बात करूं रियल जीडीपी तो रियल जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्लियर है चीज? अब थोड़ा सा अगर मैं कंसीडर करता हूं ग्रीन जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेक्टर को, तो पहले मैं जीडीपी डिफ्लेक्टर को समझ लेता हूं कि मतलब आपके पास अगर नॉमिनल जीडीपी है उसको रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है कि सही मायने में मुझे इंडिकेशन देता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला जो बनेगा वो ये होगा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड कर देंगे उसको किससे, रियल जीडीपी से। दैट मींस जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको 100 से। तो ये फॉर्मूला है जिससे मैं समझता हूं कि जीडीपी डिफ्लेक्टर का मतलब क्या है, या फिर मैं कहूं नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेक्टर का इतना ही मीनिंग है, मुझे इंडिकेट दे देता है कि आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब थोड़ा सा ग्रीन जीडीपी को समझने से पहले मैं जीडीपी की जो अदर एस्पेक्ट है, जैसे जीडीपी और नेशनल वेलफेयर की अगर बात करूं उनको मैं समझ लेता हूं एक बार, उसके बाद अपन बात करेंगे ग्रीन जीडीपी की। अब सबसे पहले क्या है कि जब भी आप नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, नेशनल वेलफेयर की बात करते हैं, तो मुझे ध्यान रखना है कि जीडीपी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले क्या होगा, जीडीपी विल हैव टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ, यानी जो भी नेशनल इनकम है, जो भी प्रोडक्ट हुआ उसका इक्विटेबल यानी एक समान वितरण, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, इनकम और वेल्थ का, ये इंश्योर किसको करना है, जीडीपी का। यानी अगर एक जीडीपी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इनकम एंड वेल्थ का, तो वो नेशनल वेलफेयर के इंडिकेशन को इंडिकेट करेगी, नेशनल वेलफेयर को क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। क्योंकि अगर इंडिया के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत है किसमें, रिच और पुअर के बीच में। तो थोड़ा सा अगर मैं नेशनल वेलफेयर की बात करता हूं तो मुझे ध्यान रखना है कि जीडीपी मस्ट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एंड इफ इट इज कैपेबल टू डू इट, इन दैट केस मैं कह सकता हूं नेशनल वेलफेयर है जीडीपी के साथ साथ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर जीडीपी भले आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो नेशनल वेलफेयर नहीं हो सकता कभी भी। दूसरा अगर बात करूं क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट
अब क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा था प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, यानी जो लिविंग स्टैंडर्ड वो उनका इंप्रूव होना चाहिए, यानी जीडीपी बढ़ने के साथ। सपोज अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि जीडीपी का मतलब तो हमने कंसीडर किया भैया गुड्स एंड सर्विस का इन्फ्लो होना चाहिए। अब गुड्स और सर्विस में क्या किया आपने, मतलब जो वो गुड्स है वो बहुत ज्यादा बना दिए। अब वो गुड्स क्या है? क्या एक ऐसा इंसान जो मतलब हंगर है, मतलब जिसको भूख लगी है, क्या उन वो गुड्स की सहायता से आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी सेफ्टी है। लेकिन क्या उससे जो उसकी बेसिक नीड है उन वो गुड्स की सहायता से कंप्लीट हो सकती हैं? वो बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी जीडीपी में वो गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होना कभी भी वेलफेयर का इंडिकेशन नहीं हो सकता। ये एक इंटरनल सिक्योरिटी के तौर पर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये जरूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो। ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा? जब उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, यानी वो गुड्स एंड सर्विस का क्या करेंगे, ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, ठीक है। और ज्यादा कंजम्पशन का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन भी होना चाहिए, किसका? गुड्स एंड सर्विस का। यानी किसी जीडीपी में अगर कंज्यूमेबल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सिविल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू वो गुड्स, तो सिविल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होना वो आपके नेशनल वेलफेयर को इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नलिटीज। अब एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नलिटीज को अगर समझने की कोशिश करूं तो मुझे एक बार एक दो एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं कि मान लो जैसे अब इंडियन रेलवे है, ट्रेनें चला रखी हैं, लोगों को सुविधाएं दे रखी हैं, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, यानी इसको क्या कहूं मैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कह सकता हूं। लेकिन उसमें वो भी लोग हैं जो बगैर टिकट के ट्रेवल करते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया, ठीक है। अब एक सड़क यहाँ पे बना दी गई, मान लो एक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक सड़क यहाँ से निकालने के रोड यहाँ से बना दिया गया। अब उस रोड पे टोल टैक्स लगा दिया, तो रोड बनना बहुत अच्छा इंडिकेशन है, लेकिन लोग क्या करते हैं, विदाउट पेइंग टोल टैक्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं उसके ऊपर। तो वो क्या हो गया, अब रोड का बनना क्या था, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज था, और उस पे टोल टैक्स पे ना करना क्या था, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज था। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया, मान लो किसी यहाँ कोई फैक्ट्री लग जाती है, अब फैक्ट्री लगने का मतलब क्या, फैक्ट्री का बनना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया, ठीक है। लेकिन उस फैक्ट्री से जो मतलब एयर पोल्यूशन होगा, मतलब फॉग वगैरह, धुआं वगैरह निकलेगा, या फिर जो एक मतलब हानिकारक है, मैं कहूँ तो डेंजरस वाटर है, जो इफेक्टेड वाटर होगा, वो क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया। इसी तरह और बात कर ले, मान लो यहाँ पे मेरे एरिया में एक पार्क बना, तो पार्क मुझे घूमने के काम आ सकता है, पार्क का बनना पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, ठीक है, अच्छी बात है, इकोनॉमी पर अच्छा इंपैक्ट आएगा, नेशनल वेलफेयर को जोड़ेगा पार्क का बनना। लेकिन उसी पार्क में अगर आप विदाउट पेइंग फीस अगर घूमते हैं, उसकी मेंबरशिप लिए बगैर घूमते हैं, यानी किसी सर्विसेज का जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगा विदाउट पेइंग एनी इनकम, विदाउट पेइंग एनी फीस, अगर उनको आप कंजम्पशन करते हैं, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो जाता है। यानी ये इकोनॉमी के नेशनल वेलफेयर को क्या करेगा, नेगेटिव वे में इंपैक्ट करेगा, ठीक है। लास्ट अगर बात करें नेशनल वेलफेयर के रिगार्डिंग, डज नॉट इंक्लूड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इंडियन जीडीपी के रिकॉर्डिंग बात करूं तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या है, वो कंसिडर नहीं होते। यानी बेसिकली हम बात करें कि वो ट्रांजैक्शन जो क्या होते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, जिनको हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के तौर पे कंसिडर करते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेशनल वेलफेयर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि जीडीपी वाकई में नेशनल वेलफेयर को इंडिकेट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझ में आ गया, जहां पे आप किसी भी सर्विस या मैं कहूंगी अभी जो भी हम लेन देन करते हैं आपस में विदाउट पेइंग एनी मनी, तो वो किसमें कंसिडर किए जाते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो ये भी नेशनल वेलफेयर को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करें, अगर इन सब चीजों को मुझे कंसिडर करना हो, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी की। अब लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी की अगर बात करूं तो पहला पॉइंट वही आ गया कि जीडीपी एंड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या करते हैं, जीडीपी को नेगेटिव में लेके जाते हैं, यानी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट क्या है, सही जीडीपी का अनुमान ही नहीं कर सकते। एक्चुअली आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी जीडीपी है क्या, क्योंकि देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। यानी बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, मनी जिसमें पाया ही नहीं जाता। तो मनी का इन्वॉल्वमेंट ना होना, या मैं कहूं नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शन है, नॉन मॉनेटरी जो एक्सचेंज है, वो हमेशा जीडीपी के एक्चुअल वैल्यू को एक क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा देते हैं कि वास्तव में आप उन ट्रांजैक्शन को बगैर कंसीडर किए जीडीपी का सही अनुमान नहीं लगा सकते। और जीडीपी का अगर सही अनुमान नहीं लगेगा तो फिर वो नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका भी सही अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये ध्यान रखना है कि इंडियन जीडीपी के रिगार्डिंग वो ऑलवेज इफेक्टेड है किससे, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, जीडीपी एंड एक्सटर्नलिटीज। अभी मैंने बात की नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, उससे भी क्या होता है, हमारा जीडीपी इंपैक्ट रहता है। यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं, रेलवे में लोग क्या करते हैं, बगैर टिकट के ट्रेवल करते हैं, ठीक है। किसी पार्क वगैरह में क्या करते हैं, अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके सुविधाओं का बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। अपने रिहायशी जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन उनको इनहेंस करने के लिए, सोसाइटी वगैरह बनाने के लिए
जो नेचर है या उसमें जो पेड़ पौधे हमें दिए हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। जब बात करेंगे जीडीपी की या लिमिटेशन ऑफ जीडीपी में, मुझे एक्सटर्नलिटीज को ध्यान में रखना है। इसका दो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था। उसके बाद बात करें जीडीपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये एक बड़ा इशू है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि जो टोटल हमने नेशनल इनकम को भी कंसीडर किया तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये कभी पॉसिबल हुआ ही नहीं। जब आप बात करेंगे सिंस इंडिपेंडेंट, आप बात कर सकते हैं 1947 से पहले या मैं कहूं उसके बाद जो भी हुआ है, तो जो एक क्वेश्चन हमेशा उठा है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उसको कैसे मेट आउट किया जाए। ये एक हमेशा से प्रॉब्लम है। यानी मैं ये कहूं कि जो अमीर है और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। यानी जो जीडीपी में क्वालिटी है वो जीडीपी में जो इनहैंस होगा, जो प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का ज्यादा होगा, वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। रीजन बीइंग क्योंकि जिनको इसका सही बेनिफिट मिलना चाहिए। अब इकोनॉमी में क्या होता है, हम मान के चलते हैं जैसे एवरेज इनकम का एस्पेक्ट लिया कि 12,000 क्या है एवरेज इनकम है साल, तो क्या सभी व्यक्तियों को 12,000 मिल जाते हैं? तो मुझे ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मस्ट बी इक्वल, और ये लिमिटेशन है जीडीपी का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अभी भी क्या है क्वेश्चन बना हुआ है कि कैसे इसको क्या किया है, कम किया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट किए जिनको हम पढ़ेंगे जब बजट का चैप्टर हम करेंगे, जहां पे मतलब टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेस और रिग्रेसिव टैक्सेस जिसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, जो हमेशा जीडीपी के परफॉर्मेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाती है कि वास्तव में वो जीडीपी इंडिकेट करती है कि उसका नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल वेलफेयर हो रहा है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। तो इन सबको समझने के बाद जो चीजें मेरे दिमाग में आती है कि भैया नॉमिनल जीडीपी समझ में आ गया, रियल जीडीपी समझ में आ गया, जीडीपी डिफ्लेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया, तो ये जो नेशनल वेलफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे या मैं कहूं जीडीपी के लिमिटेशन थे, इन सबको एनालाइज करने के बाद जो एक नया पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, नया कंक्लूजन मेरे माइंड में आता है, वो है आपका ग्रीन जीडीपी। और ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट की जगह मुझे ध्यान रखना है कि ग्रीन जीडीपी ऑलवेज इंडिकेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जहां डेवलपमेंट भी हो बट देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी वो डेवलपमेंट जहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, ठीक है। यानी डेवलपमेंट होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज कीजिए, रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट आप लीजिए, लेकिन उन प्रोसेस में, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के प्रोसेस में जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो डाउन नहीं जानी चाहिए, उसमें डिक्लाइन नहीं आना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात हम समझे, हम बात करते हैं इंडिया के कैपिटल की, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर टॉकिंग अबाउट एट द टाइम ऑफ दीपावली, या फिर मैं कहूंगी जब भी कोई फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है कि इसका आने वाले टाइम में इंपैक्ट है वो क्या होगा। अब आप बात कर लेते हैं दिल्ली जैसे शहर की, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जैसे हम बात करें दीपावली के बाद, तो वहां पे जो क्रैकर्स का कंजम्पशन किया जाता है, क्रैकर्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो वो क्या करता है, वहां की एयर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैं कहूँ कि उसको बुरी तरह इफेक्ट करता है, और वो एयर सर्वाइवल के लिए क्या होती है, हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ खड़ी रहती है। यानी वहां पे सर्वाइव करना, उस तरह के एनवायरमेंट में सर्वाइव करना हमेशा एक इम्पॉसिबल चीज रहती है, हमेशा एक चैलेंज वहां के लोगों के लिए बना रहता है। चाहे आप मतलब वाटर पोल्यूशन की बात करो, एयर पोल्यूशन की बात करो, या जो फिर मतलब एयर हमारे लिए अवेलेबल है वो भी बहुत ज्यादा क्या है, पॉल्यूटेड है। तो ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वो डेवलपमेंट लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको नेगेटिव वे में इंपैक्ट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हम किसको कंसीडर करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अब जीडीपी को जो है डेवलपमेंट के साथ साथ किसके लिए कंसीडर करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जीडीपी का इंक्रीज होना साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करना, इन दोनों का कॉम्बो क्या कहलाता है, आपका ग्रीन जीडीपी। अब ग्रीन जीडीपी का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कीजिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करेंगे। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो फिर वो ग्रीन जीडीपी नहीं है, वो डेवलपमेंट रहेगा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्लियर। अब बात करते हैं ग्रीन जीडीपी के इंडिकेशन क्या क्या है, क्या क्या मुझे इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करता हूं कि देयर मस्ट बी इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल होना चाहिए कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप ग्रीन जीडीपी के एस्पेक्ट को क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। यानी जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। यानी प्रोडक्शन आपका एनहेंस होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये हमने पढ़ा था नेशनल वेलफेयर में और लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी में। इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना है, यानी जो अमीर और गरीब का गैप है उसको मुझे खत्म करना है। अब उसके लिए मुझे लगातार एफर्ट करने पड़ेंगे, बीइंग एन इकोनॉमी, बीइंग एन गवर्नमेंट, ताकि वो जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अमीर और गरीब का डिफरेंस हो कम से कम हो सके, उनके बीच का जो गल्फ है उसका डिफरेंस या डिस्टेंस कम से कम हो सके।
ठीक है। उसके बाद बात करें इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को आपको यूज करना है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए बचा के बिल्कुल रखना है। यानी मैं अपने बेनिफिट के लिए उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर ले या फिर कहूं एक्सेस यूटिलाइजेशन कर ले, तो दिस इज नॉट ए गुड साइन। यानी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको आप देके क्या जा रहे हैं, इसको मुझे हमेशा ध्यान रखना है किसमें, ग्रीन जीडीपी में। यानी वट एवर द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नेचर, उनको मुझे यूटिलाइज करना है मेरे लिए, लेकिन ये भी मुझे ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम उनका रिस्टोरेज भी पॉसिबल हो, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए वो अवेलेबल रहें। या मैं कहूँ उनकी आने वाली जो लाइफ है, आने वाली जनरेशन की जो लाइफ है वो डिफिकल्ट ना हो मेरे एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। उसके बाद बात करें इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ऊपर जो चीजें मैंने पढ़ी है इनका कंक्लूजन यही निकल के आता है कि देयर मस्ट बी एनहांसमेंट या कहूं इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इंप्रूव होनी चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ग्रीन जीडीपी। 4 पॉइंट मैंने कंसीडर किए हैं कि गुड्स और सर्विस का फ्लो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, ज्यादा हो, जहां मैंने देखा कि अनइक्वालिटी क्या हो, खत्म होनी चाहिए। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को मुझे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है सब्जेक्ट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, आने वाली जनरेशन के लिए वो अवेलेबल होने चाहिए। और लास्ट में अगर बात करूं तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो पीपल्स वगैरह, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होनी चाहिए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का मतलब वो ग्रीन जीडीपी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही उसका एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी ऑल हैव इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट यूनिट है मनी और बैंकिंग। टिल देन थैंक यू सो मच।